जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीएससी 143 भारत में राज्य राजनीति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारी दूसरी क्लास है। अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसको हम आई बटन में ऐड कर देंगे, तो वहां से आप लोग जो है पहली क्लास को कवर जरूर कर लीजिएगा। आई बटन की क्लास आपको कैसे मिलेगी? जब आप लोग डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे तो उसी के नीचे आपको जो है पहली क्लास दिख जाएगी, तो वहां से आप लोग उस क्लास को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और इस क्लास को आपको पूरा एंड तक देखना है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें हमने पीवाईक्यू से जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्लस बुक से जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे उन सबको जो है इस गैस पेपर में कवर किया हुआ है। अगर आप लोग गैस पेपर प्लस जो हम क्लास में करा रहे हैं इसको आप लोग कंप्लीट अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप लोग 80 से 90% जो अपना एग्जाम में पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपको गैस पेपर परचेज करना है तो उसे आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है, आप लोग उस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। तो ये हमारा नंबर रहेगा व्हाट्सएप 9580023321। इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। किनको वेबसाइट से करना है तो सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये हमारी वेबसाइट खुल के आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, सिंपली सर्च कोड आपको ऊपर दिखेगा तो आपको सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पर आपको कोड टाइप करना है BPSE 143। ठीक है, जैसे आप टाइप करेंगे बीपीएससी 143 तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आ जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेंगे। अगर परचेज करने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब चलते वापस अपने प्रश्नों पर। तो यहां पर हमारा पहला प्रश्न है, भारत में केंद्र और राज्य के बीच सत्ता के बंटवारे की योजना का परीक्षण कीजिए। यानी कि भारत में केंद्र और राज्य के बीच जो सत्ता का बंटवारा कैसे होता है, यहाँ पर वो सारी चीजें हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो भारत एक संघात्मक गणराज्य है, लेकिन इसकी संघीय व्यवस्था कुछ विशेषताओं में अद्वितीय है। यहाँ केंद्र और राज्य दोनों के अपने अपने अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं जो संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं। भारत का संविधान यह तय करता है कि किन क्षेत्रों में केंद्र सरकार कानून बनाएगी और किन क्षेत्रों में जो है राज्य सरकार कार्य करेगी। तो यहाँ पर एक भारत एक क्या है, संघात्मक गणराज्य है और यहाँ पर जो है केंद्र और राज्य दोनों के अपने 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 अधिकार और कर्तव्य जो है निर्धारित किए गए हैं। यानी कि कब केंद्र सरकार कानून बनाएगी और कब जो है राज्य सरकारें कानून बनाएगी। ये जो सभी कानून है वो संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। अब सबसे पहले देख लेते हैं संवैधानिक इसका प्रावधान क्या है। तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों का बंटवारा अनुच्छेद 245 से 255 और 7वीं अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। पहली है संघ सूची जिसे यूनियन लिस्ट कहते हैं। इसमें वे विषय हैं जिन पर केवल संसद यानी कि केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसमें रक्षा, विदेश नीति, परमाणु ऊर्जा, मुद्रा, रेल, डाक आदि शामिल है। इसमें लगभग 100 विषय होते हैं। इसके बाद है राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट। इसमें वे विषय हैं जिन पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, जैसे कि पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, जल आपूर्ति, कृषि आदि। इसमें लगभग 60 विषय होते हैं। इसके बाद है समवर्ती सूची। इसमें वे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, वन विभाग, दिवाला कानून आदि। लेकिन अगर दोनों के कानून में टकराव होता है तो केंद्र का कानून मान्य होगा। यहाँ पर याद रखें लिंग की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में सिर्फ जो है राज्य सरकारें कानून बनाती हैं और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। लेकिन अगर दोनों में टकराव होता है तो केंद्र का जो कानून है वही मान्य होगा। इसके बाद देखते हैं वित्तीय बंटवारा इसमें कैसे होता है। तो केंद्र और राज्य दोनों के लिए कर लगाने और राजस्व वसूलने के अलग अलग अधिकार हैं। इसके लिए संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान है जो हर 5 साल में राज्यों को वित्तीय सहायता का बंटवारा तय करता है। हालांकि केंद्र के पास अधिक कर लगाने के अधिकार हैं, इसलिए वह वित्तीय रूप से अधिक शक्तिशाली होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए सबको केंद्र यानी कर लगाने के सबके अलग अलग प्रावधान है।
केंद्र सरकार अलग कर लगाएगी और जो है राज्य सरकार अलग कर लगाएगी। इसके लिए क्या है, वित्त आयोग का प्रावधान है जो हर 5 साल में राज्यों को वित्तीय सहायता का बंटवारा तय करता है। यानी जो टैक्स कलेक्शन होता है ना, उसका बंटवारा साल में किसके बाद कितना जाएगा, वो सब कौन करता है, वित्त आयोग करता है। और यहाँ पर जो है केंद्र के पास अधिक कर लगाने का अधिकार होता है, इसलिए वह वित्तीय रूप से अधिक शक्तिशाली होता है। अब बात करते हैं कि आपातकालीन स्थितियों में क्या होगा। जब देश में आपातकाल लागू होता है, यानी कि इमरजेंसी लागू होगी, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल, तब केंद्र सरकार को विशेष अधिकार मिलते हैं और राज्य सरकारों की शक्तियां जो है सीमित हो जाती है। इस स्थिति में केंद्र पूरे देश में नियंत्रण रख सकता है। यानी कि अगर इमरजेंसी लगती है या फिर राष्ट्रीय शासन लगता है, तो यहाँ पर केंद्र सरकार के पास विशेष अधिकार आ जाते हैं और राज्य सरकारों की शक्तियां हैं वो सीमित हो जाती है और जो केंद्र है पूरे देश पर नियंत्रण रख सकता है। इसके बाद केंद्र का प्रभुत्व, तो हालांकि संविधान भारत को संघीय प्रणाली वाला देश घोषित करता है, लेकिन यह संघात्मकता केंद्रीय प्रवृत्ति वाली है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। उदाहरण के लिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वह केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। यानी कि हर स्टेट में क्या होते हैं, राज्यपाल होते हैं। और राज्यपाल कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और जो राज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह, जैसा कि दिल्ली सरकार और जो दिल्ली सरकार के जो राज्यपाल थे, इनके बीच टकराव चलता रहता था, क्योंकि जो राज्यपाल थे वो किसकी तरफ थे, भाजपा की सरकार, मतलब कि नरेंद्र मोदी की तरफ, क्योंकि वो केंद्र सरकार के लिए जवाबदेही है। तो यहाँ पर जो दिल्ली सरकार जो कानून पास करती थी, वो राज्यपाल उसमें जो है सिग्नेचर करने में प्रॉब्लम करते थे। तो ये जो है इनके राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव होता रहता है, अगर दोनों पार्टियां अलग अलग हैं तब। अगर दोनों पार्टियां एक हैं तो उनमें कोई टकराव होगा नहीं। इसके बाद है विवाद और समाधान। केंद्र और राज्य के बीच कई बार अधिकारों को लेकर विवाद होता है। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय देता है। इसके अलावा केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बनाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नीति आयोग और अंतरराज्यीय परिषद जैसे संस्थान बनाए गए हैं। अगर दोनों में टकराव होता है तो सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय देता है। और इसके अलावा अगर केंद्र राज्य के बीच कोई समन्वय बनाने के लिए क्या है, नीति आयोग का गठन किया गया है और अंतरराज्यीय परिषद जैसे संस्थान भी बनाए गए हैं। इसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे तो भारत में सत्ता का बंटवारा संविधान द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से किया गया है। यह व्यवस्था केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाती है, लेकिन राज्यों को भी पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई है। हालांकि समय समय पर राज्यों की स्वायत्तता बनाए रखने की जरूरत महसूस होती है, ताकि भारतीय संघीय व्यवस्था और अधिक संतुलित और प्रभावी बन सके। तो यहाँ पर हमने देखा कि केंद्र और राज्य के बीच जो है भारत में सत्ता का बंटवारा कैसे होता है, संविधान में प्रावधान किए गए हैं। वित्तीय बंटवारा कैसे होता है, वो वित्त आयोग निर्धारित करता है। आपातकाल स्थितियों में क्या होता है, केंद्र के पास सारी शक्तियां चली जाती है और यहाँ पर जो है केंद्र का प्रभुत्व देखने को मिलता है। इसके बाद विवाद और समाधान होते हैं, तो कहां पर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और समन्वय के लिए जो है राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतरराज्यीय परिषद जैसे संस्थानों को भी बनाया गया है। इसके बाद हमने निष्कर्ष देख लिया, तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको पहला प्रश्न समझ में आया है, तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, तो वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो देखिए अभी कहा गया राज्यपाल वाला जो मैटर था ना, इसे मान लीजिए जैसे दिल्ली में दिल्ली सरकार, अभी तो मान ली भाजपा की सरकार है, जब उनकी थी केजरीवाल जी की सरकार थी, जहां पर जो राज्यपाल थे ना, जो राज्यपाल वहां के थे वो किसके थे, क्योंकि राज्यपाल जो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और जो राज्यपाल किसके प्रति जवाबदेही होता है, केंद्र सरकार के प्रति। किसके होता है, केंद्र सरकार के प्रति। तो यहां पर केजरीवाल जी कोई कानून पास करते थे या फिर कोई जो है संशोधन या कोई विधेयक पास करते थे, तो यहां पर जो है राज्यपाल साइन करने से, यानी कि राज्यपाल के पास पावर होती है कि वो उसको रोक सकता है, तो वहां पर रोक देते थे। इसलिए तो दिल्ली सरकार और जो राज्यपाल के बीच हमेशा दिल्ली में टकराव बना रहा है। तो यहाँ पर जो राज्यपाल के कारण ही यहाँ पर जो है केंद्र का प्रभुत्व देखने को मिलता है। इसके बाद है भारत में जनजातियों के क्षेत्रीय वितरण की चर्चा कीजिए। यानी कि भारत में जनजातियां जो है कौन कौन से क्षेत्र में वितरित है, यानी कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जहां विभिन्न जातियां, धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां साथ साथ रहती हैं। इन्हीं विविधताओं में जनजातियां एक प्रमुख हिस्सा हैं। जनजातियां विशेष रूप से पहाड़ी, वनवासी और दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती हैं। भारत सरकार ने संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में जो है मान्यता दी है।
यानी कि इन्हें संविधान में क्या कहा गया, अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। भारत में लगभग 700 से अधिक जनजातियां हैं जो कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% हिस्सा बनाती हैं। जनगणना 2011 के अनुसार ये जनजातियां पूरे देश में फैली हुई हैं, लेकिन इनका वितरण असमान है। कुछ क्षेत्रों में जनजातियां संख्या बहुत अधिक है और जबकि कुछ स्थानों पर बहुत कम है। तो उत्तर पूर्वी भारत, यह क्षेत्र जनजातीय जनसंख्या का गढ़ माना जाता है, जहां जनजातियां न केवल अधिक संख्या में है बल्कि कई राज्यों में वे बहुसंख्यक हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय जैसे राज्यों में जनजातियों की संख्या कितनी है, 60 से 90% तक है। प्रमुख जनजातियां जैसे नागा, मिजो, गारो, खासी, अबतानी, भूटिया आदि हैं। ये जनजातियां जो है स्वतंत्र संस्कृति, भाषा और रीति रिवाजों को मानती हैं। इसके बाद मध्य भारत में जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तो यह क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा जनजातीय क्षेत्र माना जाता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड में बड़ी संख्या में जनजातियां रहती हैं। उड़ीसा में भी 60 से अधिक जो जनजातियां हैं वो पाई जाती हैं। प्रमुख जनजाति यहाँ पे है गोंड, संथाल, भील, मुंडा, उरांव, हो और खड़िया। ये जनजातियां वन आधारित जीवन, कृषि और पारंपरिक शिकार पर निर्भर रहती है। यानी कि देखो, मध्य भारत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में पाई जाती है और उत्तर पूर्वी भारत में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय जैसे राज्यों में पाई जाती है। अब बात करते हैं पश्चिम भारत में, तो यहाँ पर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। यहाँ भी कई जनजातियां निवास करती, विशेषकर पहाड़ी और वन क्षेत्रों में। राजस्थान में मीणा, भील, ग्रासिया प्रमुख हैं। गुजरात में डांग, भील, राठवा आदि हैं। महाराष्ट्र में है वारली, गोंड, कोलाम, कोरकू जैसे समुदाय हैं। अब बात करते हैं दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल जो है, इन राज्यों में दक्षिण भारत में जो है जनजातियां पाई जाती हैं। यहाँ की जनजातियां अपेक्षाकृत छोटी संख्या में है, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्व रखती हैं। प्रमुख जनजातियां चेचू तेलंगाना में, कोया आंध्र प्रदेश में, टोडा एरुला तमिलनाडु में और कुरुचिया केरल में। आंध्र और तेलंगाना में आदिवासी जनसंख्या पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। इसके बाद हिमालय क्षेत्र में देखें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ की जनजातियां अधिकतर पहाड़ी जीवन शैली अपनाए हुए हैं। जैसे लद्दाख में बौद्ध जनजातियां, लद्दाखी बाल्ती, जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल, उत्तराखंड में जौनसारी और भोटिया, हिमाचल प्रदेश में किन्नौरी और लाहौली जनजातियां निवास करती हैं। इसके बाद बात करें द्वीपीय क्षेत्र में, तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में, तो इन क्षेत्रों में कुछ विशेष और बहुत ही अलग जनजातियां पाई जाती हैं। जैसे अंडमान में जारवा, ओंगे, सोपेन और सेंटनली जनजातियां हैं। लक्षद्वीप में मुख्यतः मुस्लिम जनसंख्या है, लेकिन कुछ आदिवासी समूह भी हैं। इसके बाद ये जनजातियां आधुनिक जीवन से दूर, अलग थलग रहती हैं। यहाँ पर हमने देख लिया कि उत्तर पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी भारत में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, इनमें सब में क्या होती है, प्रमुख जनजातियां नागा, मिजो, गारो, खासी, अबतानी, भूटिया पाई जाती हैं। मध्य भारत में आ जाएं तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में पाई जाती हैं। ये जनजातियां हैं गोंड, संथाल, भील, मुंडा, उराव, खड़िया आदि। पश्चिम भारत की बात करें तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु में। अगर हम लोग हिमालय क्षेत्र की बात करें, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो इनमें भी जो है लद्दाख में पाई जाती हैं लद्दाखी बाल्ती, जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल, उत्तराखंड में जौनसारी, भोटिया और हिमाचल में किन्नौरी और लाहौली जनजातियां निवास करती हैं। अगर बात करें द्वीपीय क्षेत्र में, तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में, तो अंडमान में जारवा, ओंगे, सोपेन, सेंटिनली जनजातियां पाई जाती हैं। लक्षद्वीप मुख्यतः मुस्लिम जनसंख्या है, लेकिन कुछ आदिवासी समूह भी हैं। ये जनजातियां आधुनिक जीवन से दूर, अलग थलग रहती हैं। देखिए, जनजातियां जो है सामान्य हम लोगों से जीवन से अलग होती हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है प्रकृति से अपना ज्यादा जुड़ाव रखते हैं। क्या करते हैं, इनका जो है प्रकृति से ज्यादा जुड़ाव होता है, हम लोगों का प्रकृति से कम जुड़ाव होता है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो भारत में जनजातियों का क्षेत्र वितरण बहुत ही विविध और विशिष्ट है। ये जनजातियां देश की सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनके संरक्षण, विकास और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए विशेष योजनाएं और अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं। जनजातियों का जीवन प्रकृति के साथ तालमेल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे संरक्षित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर हमने दूसरा प्रश्न भी कवर कर लिया है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि भारत में जनजातियां कहाँ कहाँ निवास करती, उत्तर पूर्वी भारत में कहाँ पर, मध्य भारत में कहाँ पर, पश्चिम भारत में कहाँ पर, दक्षिण भारत में कहाँ पर, हिमालयी क्षेत्र में कहाँ पर और द्वीपीय क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था में होने वाले
द्वंद्व मतलब कि कन्फ्लिक्ट का विश्लेषण कीजिए। तो भारत की संघीय व्यवस्था देश को एक मजबूत और एकीकृत बनाती है, लेकिन इसमें केंद्र और राज्यों के बीच कई बार जो है द्वंद्व भी होते रहते हैं। ये द्वंद्व सत्ता के बंटवारे, वित्तीय संसाधनों, भाषा, संस्कृति, नीति निर्माण जैसे विषयों पर होते हैं। भारत का संविधान संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न नियम और उपाय देता है, लेकिन फिर भी समय समय पर कुछ विवाद उत्पन्न होते हैं। जैसे सत्ता के बंटवारे को लेकर द्वंद्व, संविधान में केंद्र और राज्यों के अधिकारों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो कभी कभी राज्यों को लगता है केंद्र ने उनके अधिकारों में अनावश्यक हस्तक्षेप किया है। उदाहरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस क्षेत्र जो मूलतः राज्यों के हैं, उस पर केंद्र की नीतियां लागू होने से राज्य असंतुष्ट हो जाते हैं। इससे केंद्र और राज्यों के बीच विवाद पैदा होता है। इसके बाद वित्तीय संसाधनों का विवाद। तो भारत की संघीय व्यवस्था में वित्तीय संसाधनों का बंटवारा भी एक बड़ा द्वंद्व क्षेत्र है। केंद्र के पास अधिक वित्तीय ताकत है क्योंकि अधिक कराधान केंद्र द्वारा किया जाता है। राज्यों को केंद्र से वित्तीय सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे कई बार उन्हें अपनी जरूरतों के अनुसार संसाधन नहीं मिल पाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए राज्य में क्या है, राज्य में जो मान लीजिए कि कांग्रेस की पार्टी है और केंद्र में क्या है, बीजेपी है। ठीक है, तो ये बीजेपी पार्टी क्या, केंद्र सरकार क्या करेगी, इसको जो है इस राज्य को अनुदान ही नहीं देगी क्योंकि वो उनकी अलग पार्टी है। तो यहाँ पर भी द्वंद्व देखने को मिलता है। इसके बाद वित्त आयोग के निर्णयों को लेकर भी राज्यों और केंद्रों के बीच मतभेद होते रहते हैं। इसके बाद भाषा और संस्कृति को लेकर विवाद। तो भारत की विविधता में भाषा और संस्कृति का बड़ा योगदान है। कुछ राज्यों में अपनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने की मांग होती है, जबकि केंद्र कई बार राष्ट्रीय भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता पर जोर देता है। जैसे तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन हुआ था क्योंकि वहां के लोगों ने हिंदी को राज्य भाषा का बनाने का विरोध किया था। इस तरह की भाषा और सांस्कृतिक असहमति केंद्र और राज्यों के बीच द्वंद्व को जन्म देती है। यानी केंद्र चाहती है कि जो हिंदी को राजभाषा बनाया जाए, लेकिन तमिलनाडु राज्य चाहता है कि ये जो है अगर हिंदी बनेगी तो यहाँ पर जो लैंग्वेज हमारी भाषा है उसका अपमान होगा। इसके बाद राज्यपाल की भूमिका पर विवाद। संविधान के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन उन्हें केंद्र सरकार की नीतियों का पालन करना होता है, यानी केंद्र सरकार जो कहेगी वही राज्यपाल करेंगे। कई बार राज्यपाल का पद राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बन जाता है। जब राज्य में किसी दल की सरकार बनती है और वह विपक्ष में होता है, तब राज्यपाल के फैसलों को लेकर विवाद में होता है। वही जो इस समय दिल्ली में पहले हो रहा था, अब तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई, अब ऐसा कुछ नहीं है। जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी और बीजेपी की, तब इसमें जो है यही द्वंद्व देखने को मिलता था। इसके बाद इससे राज्य की स्वायत्तता और लोकतंत्र को चोट पहुंचती है। आपातकाल स्थिति में विवाद। जब देश में आपातकाल घोषित होता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तब केंद्र सरकार के पास राज्यों की शक्तियां सीमित हो जाती हैं। ऐसे समय में कई राज्यों को लगता है कि उनकी स्वायत्तता खतरे में है। यह द्वंद्व भारत के संघीय चरित्र के लिए चुनौती बन जाता है। इसके बाद नीति निर्माण और कार्यान्वयन में द्वंद्व। केंद्र की नीतियां जब राज्यों को अनुकूल ना लगे तो वे उनका विरोध करते हैं। उदाहरण के लिए किसानों के नए कानून को लेकर कई राज्यों ने विरोध किया। इस नीति निर्माण और उसका कार्यान्वयन प्रभावित होता है, यानी कि जब राज्य ही उसका विरोध करेगा तो राज्य क्यों जो कानून केंद्र सरकार ने बनाया है वो उसका क्यों क्रियान्वयन करेगा, क्योंकि जब उसका विरोधी कर रहा है तो उसका क्रियान्वयन भी वहां से प्रभावित होता है। यानी कि मान लीजिए केंद्र ने कोई कानून बनाया, ठीक है, अब उसने कहा राज्य से कि आप इस कानून को अपने राज्य में लागू करिए। अब केंद्र इस कानून का विरोध कर रहा है तो राज्य क्यों उसका जो है कानून को अपने जो है राज्य में बांटेगा, नहीं बांटेगा, क्योंकि वो उसका खुद विरोध कर रहा है। तो यहाँ पर जो उसका कार्यान्वयन है वो भी प्रभावित होता है। प्रभावित होने का मतलब है कि उसमें जो है विरोध यानी कि जो है रुकावट आती है कार्यान्वयन में। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो भारत की संघीय व्यवस्था में द्वंद्व होना स्वाभाविक है क्योंकि यहाँ शक्तियां और अधिकार दोनों स्तरों पर केंद्र और राज्य पर विभाजित है। ये द्वंद्व कभी कभी गंभीर होते हैं, लेकिन संविधान और न्यायपालिका इनका समाधान निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के लिए आवश्यक है केंद्र और राज्य मिलकर सहयोग की भावना बनाए रखें ताकि देश की एकता और विकास दोनों सुनिश्चित हो सके। द्वंद्वों को समझदारी और संवेदनशीलता से सुलझाना ही मजबूत संहिता की पहचान है। यहाँ पर टोटल हमने 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, भारत की संघीय व्यवस्था में होने वाले द्वंद्वों का विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर देख लिए किसके किसके कारणों में विवाद होता है। तो ये सभी आप लोग अपने जो है एग्जाम में आए तो आप लोग पेपर में लिख सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे आने वाली क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।